हेलो फ्रेंड्स, ये हैं मेरे नए जूते और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं जूतों के एग्जाम्पल से डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस को समझेंगे जूतों के एग्जाम्पल से और फिर बाद में अपनी नॉलेज को स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने रिस्क को हेज कर लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, आज ही मैंने इन जूतों को ख़रीदा है 5000 रुपीज़ में और इन 5000 रुपये के जूतों को ख़रीदने के बाद मैं सीधे मंदिर गया। अब मंदिर में जूते पहनकर तो नहीं जा सकते, आपको जूते बाहर ही निकालने पड़ेंगे। तो मैंने भी इन जूतों को निकाल दिया और रैक में रखवा दिया। उसके बदले मुझे एक टोकन मिल गया। सच कहूँ तो ये टोकन मेरे लिए 5000 रुपये से कम का नहीं है, क्योंकि अगर ये टोकन मेरे हाथ से गिर गया या मंदिर में खो गया तो मेरा तो 5000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि मेरे जूतों की कीमत 5000 रुपये है। बट अगर मेरे जूतों की कीमत 5000 रुपये की जगह 15000 होती तो इस टोकन की वैल्यू भी मेरे लिए 15000 होती। इसका मतलब इस टोकन की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि इस रैक में रखी हुई चीज़ का प्राइस क्या है। यानी ये टोकन एक डेरिवेटिव है जो कि अपनी वैल्यू रैक में रखी हुई चीज़ों से डराइव कर रहा है। इसीलिए हम लोग रैक में रखी हुई चीज़ों को अंडरलाइंग एसेट कहेंगे और ये अंडरलाइंग एसेट्स बॉन्ड्स, स्टॉक्स, गोल्ड और कमोडिटी या फिर फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकती हैं। और जनरली एसेट्स इन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है। इसीलिए डेरिवेटिव्स को बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि एसेट्स के प्राइसेस लगातार ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के प्राइस भी चेंज होंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये बात हम समझ गए हैं। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं, बट मेनली दो तरह के होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। चलिए सबसे पहले फ्यूचर्स को समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझने के लिए वापस से हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने 5000 रुपीज़ के शूज़ के बदले इस टोकन को लेकर मंदिर के अंदर चला गया था, भगवान जी के दर्शन किए और बाहर आया। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया तो मैंने देखा कि सेम वही शूज़ जो मैंने आज खरीदे हैं उनकी फ़ोटो एक बड़े से बैनर पर लगी हुई है और लिखा हुआ है कि इन शूज़ का प्राइस कल से महंगा होने वाला है। मैंने देखा कि इसी बैनर के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है और वो रो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि वो इन शूज़ को ख़रीदने वाला था, लेकिन उसने देखा कि इन शूज़ का प्राइस कल से बढ़ने वाला है। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, शूज़ का प्राइस तो कल से बढ़ेगा, तो आज ही जाके ख़रीद ले। तो उसने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इन शूज़ को मैं 30 दिनों के बाद ख़रीदने वाला था, क्योंकि मेरी सैलरी 30 दिनों के बाद मिलेगी। अब यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है उससे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 30 दिनों के बाद शूज़ का प्राइस आखिर कितना होगा। आज की डेट में 5000 रुपये है और अगर ये शूज़ 6 से 7000 रुपये के हो जाते हैं तो वो 30 दिनों के बाद इन्हें नहीं खरीद पाएगा। तो मैंने उससे कहा कि देख, यहाँ पर इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है कि शूज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ये बात तो तय है कि शूज़ के प्राइस बढ़ेंगे ही। तो तू ये बता कि अगर 30 दिन के बाद ये शूज़ 5500 के मिलेंगे तो क्या तू इन शूज़ को खरीदेगा। तो उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 5500 रुपये में, बट अगर शूज़ के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं नहीं खरीद पाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैंने बोला कि जब 30 दिनों के बाद तू मुझे 5500 रुपये देगा तो मैं तुझे ये टोकन दे दूँगा। इस टोकन के बदले तो इसी मंदिर से शूज़ निकलवा लेना। तो बेसिकली मैंने उसके साथ एक फ्यूचर्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर्स एग्रीमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, तो दोनों में से कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को साइन करके अपनी बात से पलट नहीं सकती। अब आप कहोगे कि ये बात तो साफ है कि इस फ्यूचर्स एग्रीमेंट में मेरा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि शूज़ खरीदे हैं मैंने 5000 रुपये में और 30 दिन के बाद मैं इन शूज़ को 5500 रुपये में बेच दूंगा। बट इस इंसान का इसमें क्या फ़ायदा है, ये इस एग्रीमेंट को क्यों साइन करेगा। तो बात ये है कि ये अपना रिस्क कम करना चाहता है। कल से ये शूज़ के प्राइसेस क्या होंगे किसी को भी नहीं पता। क्या पता इन शूज़ का प्राइस 10,000 हो जाए और क्या पता इन शूज़ का प्राइस सिर्फ 50-60 रुपये ही बढ़े। ऐसे में इस फ्यूचर्स डॉक्यूमेंट से इस इंसान को ये सुविधा मिल रही है कि कल जब इसके पास पैसे होंगे तो ये प्राइस फ्लक्चुएशंस की चिंता किए बिना शूज़ खरीद पाएगा। इसे मिलता है मेंटल पीस। अब इसे प्राइस फ्लक्चुएशन का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेंटल पीस के साथ अपना काम कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 दिन पूरे हुए और फ्यूचर्स एग्रीमेंट के हिसाब से इस बंदे ने मुझे 5500 दे दिए और मैंने उसे टोकन दे दिया। मान लेते हैं कि इस समय इन शूज़ का मार्केट प्राइस हो गया है 6000 रुपये। तो हम देख सकते हैं कि इस इंसान को मात्र 5500 रुपये में शूज़ मिल गए, तो इस डील में इसका फ़ायदा ही हुआ। और मैंने तो इन शूज़ को 5000 रुपये में ही खरीदा था, तो इन शूज़ को 5500 रुपये में बेच दिया, तो मुझे भी इस डील में फ़ायदा हुआ।
हालांकि अगर शूज़ का प्राइस बढ़कर सिर्फ 5100 ही हुआ होता तो इस डील में इस इंसान को लॉस हुआ होता। बट बड़ी बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि उसने ये फ्यूचर्स एग्रीमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए किया था। उसको ये रिस्क नहीं चाहिए था कि कल को इन शूज़ का प्राइस इतना बढ़ जाए कि वो खरीद ही ना पाए। चलिए अब फ्यूचर्स एग्रीमेंट को थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास अदानी पोर्ट्स के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। आज तारीख है 10 फरवरी और अदानी पोर्ट्स का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो है 584 रुपीज़। बट आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से बवाल मचा हुआ है, तो स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिर रहे हैं। सभी न्यूज़ चैनल्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइस अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती और मैं अपने स्टॉक्स को बेचना भी नहीं चाहता, बस अपने रिस्क को मिटिगेट करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्थिति में अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं किस तरह फ्यूचर्स एग्रीमेंट का इस्तेमाल करूँगा। देखिए आज 10 फरवरी है और अभी के अभी अगर मैं ज़ीरोधा ऐप पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मार्च फ्यूचर्स अदानी पोर्ट्स का 589.95 रुपीज़ में अवेलेबल है। मैं क्या कर सकता हूँ कि इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट एक सेल ऑर्डर डाल सकता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि मार्च एंड में अदानी पोर्ट्स का प्राइस कुछ भी हो बट मैं इसे 589.95 रुपीज़ में बेच पाऊँगा। तो अब देखते हैं कि इससे होगा क्या। देखो आज की डेट में अदानी पोर्ट्स का जो स्टॉक प्राइस है वो है 584 रुपीज़ और मान लो कि मार्च एंड तक अदानी पोर्ट्स गिर के 300 रुपये तक पहुंच जाए तो जो स्टॉक्स मैं ऑन करता हूं उस पर मुझे लॉस होगा 284 रुपीज़ का पर शेयर। बट फ्यूचर्स को मैंने सेल कर दिया था 589.95 रुपीज़ पर और अब फ्यूचर्स अवेलेबल है 300 रुपये पर। तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे फ्यूचर्स बाय करना होगा एट 300 रुपीज़। तो फ्यूचर्स पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 289.95 रुपीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नेट प्रॉफिट है 5.95 रुपीज़। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैंने ये फ्यूचर्स एग्रीमेंट ना किया होता तो मुझे हर एक शेयर पर 284 रुपीज़ का लॉस हो रहा होता। अब ये तो वो केस हुआ जहाँ पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मुझे डर था कि अदानी पोर्ट्स का स्टॉक प्राइस गिरेगा और एक्चुअली में गिरा भी। अब इसका अपोजिट केस देखते हैं। मान के चलते हैं कि जो मैंने सोचा था उसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू पहुँच जाती है 984 रुपीज़ पर, यानी आपकी करंट पोजीशन से 400 रुपये ऊपर। बट सोच के देखिए कि आपने फ्यूचर्स एग्रीमेंट इसीलिए लिया था क्योंकि अदानी पोर्ट्स से रिलेटेड मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी और अगर अदानी पोर्ट्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो हट चुकी है और उसकी जगह पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी होगी। हो सकता है कि अडानी जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो और सारी चीज़ों की सफाई दे दी हो और इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे में जब भी आपको सिचुएशन चेंज होती लगे तो आपको अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत अर्ली ऑन इस चेंज इन ट्रेंड को पकड़ ना पाएँ बट एक पॉइंट के बाद तो ये बात क्लियर ही हो जाएगी कि अदानी पोर्ट्स को लेकर जो भी मार्केट में नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। तो हम मान के चलते हैं कि आप अपनी पोजीशन को एटलीस्ट 700 रुपये पर तो स्क्वायर ऑफ कर ही देंगे। तो अगर आप देखें तो आपने फ्यूचर्स को बाय किया था 700 रुपये पर और बेचा 598.95 रुपीज़ पर, तो आपको फ्यूचर्स में लॉस हो रहा है लगभग 110 रुपये का। बट दूसरी तरफ आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उसके ऊपर आप 400 रुपये का प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको हर एक शेयर पर हो रहा है इस सिनेरियो में 290 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक चाहे नीचे गया या ऊपर, आपने दोनों ही केसेस में प्रॉफिट कमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ के चलते जो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क था आपने उसको भी पूरी तरह से मिटिगेट कर लिया फ्यूचर्स एग्रीमेंट के ज़रिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि फ्यूचर्स की मदद से आप अपने रिस्क को किस तरह से मिटिगेट करते हैं। इसी फिनोमेना को हेजिंग भी कहा जाता है। हेजिंग का लिटरल मीनिंग होता है कि आप अपने घर या खेत के बाहर एक फेंसिंग बना दें या एक बाउंड्री बना दें ताकि उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।